नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है सुमंत और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओशियन के जो वाटर मूवमेंट हैं उनके बारे में। वेव्स, करंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अपवेलिंग क्या होता है, डाउनवेलिंग क्या होता है, अपवेलिंग से फ़ायदे क्या होते हैं, डाउनवेलिंग के फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं, सब बातें हम लोग सीखेंगे। ये पूरा जो वीडियो सीरीज़ ज्योग्राफी का वो यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए है। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इसे देख रहे हैं पहली बार तो आप लेक्चर नंबर 1 से शुरुआत कीजिए। पूरा जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग क्लास चल रहा है। शेड्यूल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है वो आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से prepies.com पे जाइएगा। जो पीडीएफ है इस वीडियो का वो मिल जाएगा आपको प्रेप आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर। PREPPIAS ये सर्च करना टेलीग्राम पर जा करके, आपको जो पीडीएफ है पूरे लेक्चर का वो आपको मिल जाएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं ओशियनोग्राफी और लास्ट क्लास में हमने जो बॉटम रिलीफ है उसको डिस्कस कर लिया है। बॉटम रिलीफ में हमारा जो ओशियन कॉन्टिनेंट मार्जिन है, मतलब कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है, कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है, कॉन्टिनेंटल राइज क्या होता है, स्लोप, शेल्फ और राइज पर कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, हमने वो सब बातें देख लिया है। ठीक है ना। तो ये सब बातें देख लिया है। जहाँ पर ट्रेंच होगा वहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो अब्सेंट होता है, वहाँ पर वो नहीं पाया जाता। कौन सा रिसोर्स कहाँ पर मिलता है, बेरेंट सी में जो पेट्रोलियम है उसके बारे में, जो पर्शियन गल्फ है वहाँ पर पेट्रोलियम के रिजर्व, उन सब के बारे में पढ़ा था हमने। सल्फ़र कहाँ पर मिलता है, क्यों ये केवल ओशन में ही ज़्यादा पाया जाता है, सब बातें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। पॉलीमेटेलिक नोड्यूल, भारत का क्या प्रोग्रेस है यहाँ पर, ये सब बातें। अब आती है बात हमारे जो ओशियन वाटर मूवमेंट है उसके बारे में। ठीक है। ओशियन मूवमेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेव्स के बारे में, फिर बातें आएंगी करंट की। टाइड को हम लोग कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज के ज़रिए इसको सीख लें। जो स्प्रिंग टाइड, नीप टाइड, इन सब के बारे में, एब फ्लो क्या होता है उनके बारे में। वैसे है, स्लाइड है, सब कुछ है, मगर सवाल के ज़रिए ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आप इसको सीख पाएंगे। वेव होता क्या है? वेव जो होता है वो वाटर का फ्लो होता है हमारे ओशियन में। देखो, समुद्र का जो वाटर है उसको विंड पुश करता है। क्या करता है? विंड पुश करता है, क्योंकि जो विंड और जो वाटर बॉडी है उसके बीच में फ्रिक्शन हो रहा होता है। ये जो फोर्स है, ये जो पुश करने का जो फोर्स है वो विंड की वेलोसिटी का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, G(m)(m)/r², मतलब कि डिस्टेंस का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। वैसे ही जो वेव के ऊपर लगाया गया फोर्स है वो वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। मतलब कि हवा की वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी, विंड के द्वारा पानी पर लगाया गया फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। क्लियर बात है। तो जो विंड है वो वाटर बॉडी को आगे की ओर पुश करता है। ये जो आगे जो ऊपर जो चढ़ रहा है ना, ये जो ऊपर चढ़ रहा है वो नीचे की ओर गिरता है और पीछे वाला जो पार्ट है वो पीछे की ओर चला जाता है। तो एक सर्कुलर मोशन क्रिएट हो जाता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो सर्कुलर मोशन है वो पैदा हो जाता है। ग्रेविटी के कारण ऊपर का जो पानी है वो नीचे आता है, जो पानी गिर रहा है वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है और इस तरह से वेव्स आगे की ओर बढ़ती है। पूरा डायग्राम देख पा रहे हैं आप। वाटर का जो एक्चुअल मोशन है वो सर्कुलर होता है, इस तरह से घूम रहा होता है और आगे की ओर फिर वो बढ़ता है। ठीक है। एक टॉपिक है वेव का ब्रेक होना, ब्रेकिंग ऑफ वेव। ये क्या होता है? जब मैं आपको सुनामी के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सुनामी का जो वेव होता है वो ओशियन के बीच में आपको उतना पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ओशियन के बीच में सुनामी का जो वेवलेंथ होता है वो पूरा समा जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, वो पूरा घूम लेता है। देखो यहाँ पर जिस तरह से कैसे घूम रहा है पूरा, तो ओशियन के बीच में आपको उतना पता नहीं चलेगा। मगर जैसे जैसे आप किनारे पर आएंगे
तो यहाँ पर गहराई धीरे धीरे कमती जाती है, गहराई धीरे धीरे कमती जाती है, तो उसको पूरा घूमने का मौका नहीं मिल पाता और ये वेव टूटने लगती है। क्या हो जाता है? टूटने लगता है, और इसका जो पूरा एनर्जी है वो जा करके कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर पर पड़ता है। मतलब कोस्ट पर जो भी होटल, घर, कुछ भी बना हुआ होगा उसको जा करके तबाह कर देगा, उस पर पूरा एनर्जी से प्रहार करेगा। समझ गए? इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेकिंग ऑफ वेव। ये कब होता है? जब पानी की गहराई वेवलेंथ के आधे से कम होती है। वेवलेंथ क्या होता है सर? ये एक वेवलेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो अगर इससे आधा होगा गहराई, आधे से कम होगा गहराई, तो वेव ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हुई हमारे वेव के बारे में। जानना क्या था? वाटर का मोशन सर्कुलर होता है। वेव ब्रेक कब होती हैं? जब गहराई आधे वेवलेंथ से कम हो जाए। और क्या? ग्रेविटी वाटर बॉडी को नीचे की ओर खींचती है और नीचे वाला पानी उसको पीछे की ओर खींचता है, तो पूरा सर्कुलर मोशन चल उठता है। अब करंट क्या होता है? करंट जो होता है वो नैरो और शैलो वाटर होती हैं। मतलब कि एक पतला सा एक धारा चल रहा है समुद्र के ऊपर ही, ये स्ट्रीम ऑफ वाटर है, ज़्यादा गहरा नहीं होता, 500 मीटर तक गहरा ही पानी होता है, और ये ओशियन के मार्जिन के अलोंग सर्कुलेट करता रहता है। ओशियन के मार्जिन के अलोंग, इसका मतलब ये है, देखो दिख रहा है, ओशियन का मार्जिन ये वाला है तो यहाँ पर एक करंट है, ओशियन का मार्जिन ये है तो यहाँ पर एक करंट है। समझ रहे हो? तो जो कॉन्टिनेंट से लग करके ये बह रहा होता है, ये इस तरह से ये करंट बह रहा है, यहाँ पर ये करंट बह रहा है, ये करंट बह रहा है। ठीक है ना? तो ये ओशियन करंट होते हैं। ये पूरे अर्थ को घूमते हैं, और ये करंट दो तरह का होता है। एक होता है सरफेस पर, एक होता है सब सरफेस पर। सरफेस का मतलब ये है कि वो सतह के ऊपर ही घूमता रहेगा। क्या होगा? ये सतह के ऊपर ही घूमता रहेगा। एक होता है सब सरफेस। सब सरफेस का मतलब ये होता है कि वो सतह के नीचे चला जाए। क्या हो जाएगा? सतह के नीचे चला जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये वाला पानी भारी होगा, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। हो सकता है कि इस पानी का खारापन ज़्यादा हो, साल्ट कंटेंट ज़्यादा हो, इस कारण से इस पानी का डेंसिटी ज़्यादा हो और ये नीचे नीचे जा रहा हो। पानी ऊपर कब आता है? जब पानी हल्का होता है। जब आप पानी को गर्म करते हैं तो जो गर्म पानी है ना, जो पानी तली से लगा हुआ होता है, वो पानी गर्म होकर के ऊपर की ओर जाता है और ऊपर का ठंडा पानी नीचे की ओर आता है, तो चलता है ना सर्कुलर मोशन। तो यही चीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। जो ठंडा पानी है, भारी पानी है, वो नीचे चलता है सब सरफेस की ओर, और जो आपका गर्म पानी है, हल्का पानी है, वो ऊपर ऊपर चलता है सतह सतह पर। ठीक है ना? इसको हम कहते हैं सरफेस करंट। हम लोग करें क्या? पूरे दुनिया में जो भी ओशियन है, सारे ओशियन में जो जो करंट चलता है हम सबके बारे में देखेंगे। जो नॉर्थ अटलांटिक है इसके करंट, साउथ अटलांटिक है इसके करंट, नॉर्थ पैसिफिक के करंट, साउथ पैसिफिक के करंट, इंडियन ओशन के करंट, सभी को हम देखेंगे और सबकी खास बातें क्या होती है हम वो समझेंगे। क्योंकि जो ओशन करंट होता है ना, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ज्योग्राफी पर। जैसे कि यहाँ पर ये जो आपका कोल्ड करंट है वो डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है अटाकामा डिजर्ट, मतलब कि अटाकामा डिजर्ट की जो ह्यूमिडिटी है वो और कम कर देता है। अब जब आर्द्रता ही नहीं रहेगी, ह्यूमिडिटी ही नहीं रहेगी, तो वहाँ पर बारिश नहीं होगा। बारिश नहीं होगा तो क्या होगा? डिजर्ट और बड़ा होता जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये जो आपका यहाँ पर जो आपका एक डिजर्ट है, बताना जरा कौन सा डिजर्ट है यहाँ पे? सहारा तो ऊपर है, सहारा ये है यहाँ पे। ये कौन सा डिजर्ट है जरा नाम बताना मुझे। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के उसका नाम लिख देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है? तो जो डिजर्ट है ना, इसको और सूखा बनाता है। ठीक है? वैसे ही जो आपका ऊपर में ये जो करंट है, कैलिफोर्निया करंट है, ये यहाँ पर मोआवे डिजर्ट और जो एक और यहाँ पर डिजर्ट है
उसको सोनोरा ऐसा कुछ है डिजर्ट करके, दोनों को पैदा करता है, दोनों को डिसिकेटिंग इफेक्ट देता है, मतलब कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम कर देता है। ठीक है, तो आपका जो ओशियन होता है उसका सबसे बड़ा काम, जो ओशन करंट होता है इसका सबसे बड़ा काम हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का है। कैसे सर? ध्यान से सुनिएगा सर। देखो, जो इक्वेटर पर पानी है वो ऑब्वियस है कि ज़्यादा गर्म होगा। इक्वेटर का जो पानी है वो ज़्यादा गर्म होगा। गर्म क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा है, सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, सोलर एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा मिलता है, तो पानी गर्म होता है। पोल पर पानी ठंडा होगा। अब होता क्या है कि जो ठंडा पानी है वो चलता है इक्वेटर की तरफ। क्या होता है? ठंडा पानी चला है इक्वेटर की तरफ, हर तरफ ठंडा पानी इक्वेटर की तरफ चला है। और इक्वेटर से जो गर्म पानी है वो चला है पोल की तरफ। इक्वेटर से जो गर्म पानी है वो चला है पोल की तरफ, पोल की तरफ जा रहा है उससे मिलने। क्योंकि यहाँ पर एक ग्रेडियंट पैदा हो रहा है ना, यहाँ पर एक स्लोप पैदा हो रहा है। ठंडा पानी हल्का नहीं भारी होगा और जो गर्म पानी है वो हल्का होगा। हल्का होगा और इसकी सैलिनिटी भी कम होगी। क्यों सर? पता है ना कि पानी गर्म होने के बाद एक्सपैंड करता है। एक्सपैंड करेगा तो पानी की डेंसिटी कम होगी, पानी की डेंसिटी कम होगी। और इक्वेटर पर बारिश खूब होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, बारिश खूब होती है, तो जो फ्रेश वाटर है वो भी मिलता है सरफेस पर, तो वहाँ पर आपको कम मिलता है। ठीक है ना? मगर सर आप कहेंगे कि वहाँ पर पानी भी तो सूखता है सर, चूँकि यहाँ पर इंसुलेशन ज़्यादा है तो पानी सूखता भी तो ज़्यादा है। एवेपोरेशन हम देखेंगे कि सैलिनिटी कैसे वेरी करता है। ठीक है ना? जो टेम्परेचर है, सैलिनिटी है, कैसे वेरी करता है हम सबको देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो हीट है वो इक्वेटर से पोल की तरफ ले जा रहा है। हीट जो है वो इक्वेटर से पोल की तरफ ले जा रहा है, और जो वार्म वाटर है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करता है, कोल्ड वाटर पोल से हमारे इक्वेटर की तरफ मूव करता है। अब ये जो ओशन करंट है इसको चलाने के लिए कौन कौन से फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सबसे जो इम्पॉर्टेंट फोर्स है वो है विंड। विंड ही है जो पूरे वाटर बॉडी को खींचता है। इंसोलेशन, ग्रेविटी, कोरियोलिस फोर्स उसकी दिशा परिवर्तन करता है, डायरेक्शन बदलता है। समझ गए? ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचता है, सरफेस ओशन करंट को सब सरफेस बना देता है, इंसुलेशन उसका डेंसिटी में परिवर्तन करता है। समझ गए? तो यहाँ पर ये बातें हैं, सबको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं विंड। जिस तरफ की हवा चलेगी उसी तरफ का समुद्र का करंट का दिशा होगा। जैसे कि इस तरफ देखो, ये आपका है वेस्टरलाई। वेस्टरलाई का दिशा जो वाला है वही गल्फ स्ट्रीम का दिशा है। वैसे ही क्रोशियो करंट, नॉर्थ पैसिफिक करंट, इन सभी का दिशा वही है जो वेस्टरलाई का दिशा है। ठीक है? वैसे ही अब इक्वेटर वाला जो रीजन है वहाँ पर आ जाओ, और जो अपना ट्रॉपिक का रीजन है वहाँ पर आ जाओ। ये देखो, ट्रेड विंड चल रहा है, तो इसके साथ साथ जो आपके साउथ इक्वेटोरियल करंट हैं ये भी चल रहे हैं। ट्रेड विंड, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट चल रहा है, तो जिस दिशा में आपका हवा चलेगा उसी दिशा में आपका जो करंट है वो भी चलेगा। एक आध करंट आपको इधर उधर मिलेगा, उसका कारण ये है कि जो कोस्टलाइन है, जो कॉन्टिनेंट का मार्जिन है वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आगे गया, आगे जाने का दिशा नहीं है, कहीं जगह नहीं है, तो इधर की ओर मुड़ गया। समझ रहे हो? तो जो हमारा कोस्ट है उसके किनारे किनारे होते होते नीचे की ओर आ गया, क्योंकि आगे जाने का जगह नहीं है। तो कई सारे जो फैक्टर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओशन करंट का डायरेक्शन और उसकी स्पीड के पीछे। ज़्यादातर करंट विंड के डायरेक्शन को फॉलो करते हैं। कौन कौन सा? ट्रेड विंड, वेस्टरलाई और पोलर ईस्टरलाई, तीनों के तीनों को फॉलो करता है। अब आगे देखो, इंसोलेशन। इंसोलेशन से क्या होता है? एक टेम्परेचर ग्रेडियंट पैदा होता है, मतलब कि जो आपका इक्वेटर का पानी होगा वो गर्म होगा, जो पोल का पानी होगा वो ठंडा होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर एक ग्रेडियंट पैदा हो गया, वाटर हाई टेम्परेचर के कारण फैलता है। क्या होता है? वाटर हाई टेम्परेचर के कारण फैलता है और उससे उसकी डेंसिटी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पर पानी हल्का होता है इक्वेटर के पास पोल की अपेक्षा। तो अभी मैंने बताया आपको कि पोल का पानी जो होता है वो चलता है सरफेस पर, जो कोल्ड वाटर है पोल का वो भारी होता है, डेंसर होता है और वो नीचे सब सरफेस लेवल पर चलता है, ठीक है। अब आ जाओ सैलिनिटी। जो इंसोलेशन है वो सैलिनिटी को भी इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब ये है कि सॉल्ट कंटेंट कहाँ पर के पानी में ज़्यादा है वो डिसाइड करता है हमारा इंसोलेशन। जैसे कि जैसे ही सैलिनिटी बढ़ेगा वैसे ही पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा। पानी का डेंसिटी बढ़ जाएगा, वो भारी हो जाएगा और ये ओशियन करंट सब सरफेस लेवल पर चलेगा। सब सरफेस का मतलब ये है कि सतह से जरा सा नीचे चलेगा वो वाला, ठीक है। जो कम सलाइन पानी है वो हाई सलाइन पानी की ओर सरफेस पर चलता है। जो ज़्यादा गाढ़ा पानी है, हाई सलाइन वाटर है, वो चलता है सब सरफेस की ओर। इक्वेटर पर रेनफॉल ज़्यादा होता है तो सैलिनिटी कम होती है। पोल पर आइसबर्ग बन जाता है तो जो एक्सेस सॉल्ट है वो पानी में, पता है ना कि आइस में वो सॉल्ट नीचे रह जाता है और पानी जम जाता है, तो वहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है, हाई सैलाइन वाटर वहाँ पर मिलता है। अब ओशन करंट को मॉडिफाई करने वाले दो फैक्टर मेन हैं। पहला है कोस्ट लाइन, दूसरा है कोरियोलिस फोर्स। ये दोनों ओशियन करंट की दिशा बदलते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया अभी, ये जो एगुलास करंट है इसकी दिशा बदलता है। यहाँ पर ब्राज़ील करंट है, इसकी दिशा बदलता है। ये फॉकलैंड करंट है, ठीक है ना। ये जो फॉकलैंड करंट है वो कोल्ड है, ब्राज़ील वाला ऊपर से आ रहा है, इक्वेटर की तरफ से आ रहा है। और यहाँ पर ब्लैंका, ये एक यहाँ पर एक फिशिंग जोन बन जाता है, ठीक है ना भैया। ब्लैंका जो कोस्टलाइन है ये भी करंट के पाथ को मोड़ता है और कोरियोलिस फोर्स भी करंट के पाथ को मोड़ता है। कोरियोलिस फोर्स के बारे में आपको मैंने पूरा विस्तार से पढ़ाया है जब मैंने एटमॉस्फेरिक विंड के बारे में पढ़ाया था कि क्या कारण है कि ट्रेड विंड इस तरफ का मुड़ता है और वेस्टरलाई इस तरफ का मुड़ता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो भी कुछ फ्लो हो रहा होगा, जो भी कुछ वेलोसिटी में होगा, वो अपने दाहिनी तरफ मुड़ जाएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में वस्तुएं अपने दाहिनी तरफ मुड़ती हैं कोरियोलिस फोर्स के कारण। अब चूंकि ये नीचे की ओर आ रहा था तो इसका दाहिना तरफ ये है, ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका दाहिना तरफ ये है, समझ रहे हो। तो हर फ्लोइंग, ध्यान सुनिएगा, केवल फ्लोइंग चीज़ ही कोरियोलिस फोर्स उसी वस्तु पर लगता है जो मोशन में हो, जो वेलोसिटी में हो, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु की वेलोसिटी 0 हो गई, वो वस्तु स्थिर हो गई, तो उस पर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। क्या होगा? उस पर कोरियोलिस फोर्स नहीं लगेगा। अगला, ये तो बता ही दिया है मैंने, जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर वस्तु अपने दाहिनी तरफ मुड़ेगा और नीचे वाले में उल्टा हो जाएगा। मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज जाएगा और साउदर्न हेमिस्फेयर में एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा, इस तरह से, ठीक है ना, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अपने बाएं तरफ मुड़ेगा, मोटा मोटी बात, ठीक है। चलिए एक सवाल करते हैं ज़रा, ये बताओ, ये जो हमारा ओशन करंट है इसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर एंड विंड, डेंसिटी ऑफ द ओशियन वाटर। ध्यान सुनिएगा, अगर पृथ्वी रोटेट कर रहा है, क्या हो रहा है? पृथ्वी, आपके पास ऑप्शन ये वाले हैं, पृथ्वी जो रोटेट कर रहा है तो पृथ्वी के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स लगता है। क्या होता है? पृथ्वी के रोटेशन के कारण कोरियोलिस फोर्स लगता है और ये कोरियोलिस फोर्स विंड का जो ओशियन करंट है इसका डायरेक्शन बदल देता है। एयर प्रेशर और विंड ओशियन करंट को खींच कर ले जाता है, उसकी दिशा तय करता है, उसका डायरेक्शन और वेलोसिटी तय करता है।
ओशियन वाटर का डेंसिटी, अगर डेंसिटी कम है तो सतह पर चलेगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो वो सब सरफेस लेवल पर चलेगा, मतलब नीचे डूब के चलेगा वो पानी। जो अर्थ का रेवोल्यूशन है उसका कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और मेरा 1, 2 एंड 3 ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है, तो मैं यहाँ पर बी ऑप्शन लगाऊंगा। 2, 3, 4 देखो ध्यान से, अगर 1, 2, 3, 4 चारों रहता तो समस्या आ जाती। अगर मेरे ऑप्शन में एक और रहता, ई रहता कि 1, 2, 3, 4 चारों सही है, तो समस्या आ जाती। यूपीएससी ने थोड़ा सा आपको आसान बना दिया है केवल 3 ही ऑप्शन दे करके, क्योंकि रोटेशन ऑफ द, देखो ध्यान से, आपके मन में आंसर या तो बी आएगा या तो डी आएगा, 2, 3, 4 या 1, 2, 3। अब 2, 3 तो दोनों में है, तो टेंशन है ही नहीं। टेंशन है पहला चुने कि चौथा चुने। अब रोटेशन से कोरलेस फोर्स पैदा होता है, ये उसकी दिशा बदलता है, ये तो मुझे कन्फर्म है, पता है। रिवोल्यूशन से क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये उतना कन्फर्म नहीं है। तो अगर हमको सेफ चलना होगा तो हम लोग 1, 2 एंड 3 मारेंगे। ठीक है, ये सवाल था यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का। आगे आ जाओ, एक सवाल और करो। ओशियन करेंट आर स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर। ओशियन करेंट असिस्ट इन मेंटेनिंग अर्थ का हीट बैलेंस। ओशियन करेंट आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग का मतलब ये होता है कि उस स्थान पर कौन से विंड चल रही हैं। ट्रॉपिक्स में रहेंगे तो ट्रेड विंड चलेगा, ऊपर जाएंगे तो आपका वेस्टरलाई चलेगा। तो प्रिवेलिंग विंड नीचे में हो गया ट्रेड विंड, ऊपर में हो गया वेस्टरलाई, और ऊपर जाइए पोल की तरफ तो आपको क्या मिलेगा, पोलर ईस्टरलाई। ट्रॉपिकल करेंट आर अफेक्टेड बाय कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशियन। बिल्कुल सही बात है। ओशियन का कन्फिग्रेशन का मतलब ये है कि ओशियन का साइज किस तरह का, शेप किस तरह का है। जैसे कि इंडियन ओशियन का शेप ट्रायंगुलर है, ये भारत है, इस तरह का पूरा फैला हुआ है। आप ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है। देखो, ओशियन करंट जो होता है वो स्लो ही हो कोई ज़रूरी नहीं है, वो फास्ट भी हो सकता है। ओशन करंट फास्ट भी हो सकता है। ओशन करंट अर्थ का जो हीट बैलेंस है उसको मेंटेन रखता है, हीट को इक्वेटर से उठा करके पोल की तरफ ले जाता है। तो मेरा 2 तो सही है, मुझे पक्का पता है। ओशन करंट मोशन में आते हैं हवा के कारण ही, आपको मैंने बताया अभी, हवा ही उसको खींच करके आगे ले जाती है। तो 2 और 3 दोनों सही है, और 2 और 3 बी में है और डी में है। ठीक है। ट्रॉपिकल करेंट आर अफेक्टेड बाय द कन्फिग्रेशन ऑफ द ओशियन। बिल्कुल सही, आपको मैंने कहा था ना कि किस तरह से जो चाल है हमारे इसके करंट का वो चेंज होता है, उसका दिशा बदलता है। तो यहाँ पर चौथा सही है। 2, 3 और 4 तीनों सही है, बी आपका सही जवाब होगा। पहला गलत है क्योंकि धारा तेज़ भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, इसीलिए केवल स्लो कहना ये सही नहीं होगा। अब देखते हैं कि हमारे जो दुनिया में ओशन करंट हैं उनके बारे में। मेन है, कहाँ कहाँ पर है, पूरे मैप में ध्यान से देख लो। चलो शुरू करते हैं हम लोग अपने इंडियन ओशियन से। इंडियन ओशियन में जो सोमाली करंट है वो यहाँ पर है। सोमाली करंट एक हॉट करंट है। सोमाली करंट जो है वो एक हॉट करंट है। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये दोनों इक्वेटर के एलोंग चलता है, इक्वेटर की सीध में चलता है, और इसके बीच से एक काउंटर इक्वेटोरियल करंट जा रही होती है। जैसे कि ये जो है ना नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट और साउदर्न इक्वेटोरियल करंट, इसके बीच से एक उल्टी दिशा में करंट जा रही होती है, इसको हम लोग काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। क्लियर बात है, ठीक है ना। अब देखो, ये आपका ब्राज़ीलियन करंट है, ये आपका फॉकलैंड करंट है। ये जो है ना ये ऊपर जा रहा है, ये फॉकलैंड करंट है। ठीक है, फॉकलैंड करंट है ये वाला। ठीक है, ये अघुलास करंट हो गया, हॉट वाटर। नीचे की ओर देख रहे हैं ना आप, ये वेस्टर्न विंड ड्रिफ्ट है, ये ईस्टर्न विंड ड्रिफ्ट है। ये सभी प्रिवेलिंग विंड के प्रभाव में तेज़ गति से मूव करती हैं। ये वेनेजुएला करंट है। ये वेनेजुएला करंट कोल्ड करंट है जो यहाँ पर डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है। ये जो मरुस्थल है ना
उसको और सूखा बना देता है। ये कैनरी करंट है जो कि एक कोल्ड करंट है। नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपको यहाँ पर मिलता है, ये एक हॉट करंट है। ध्यान सुनिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट हॉट करंट है जो वेस्टर्न यूरोपियन का पोर्ट, इनके पोर्ट को सर्दी के दिनों में जमने नहीं देता। जो यहाँ पर पोर्ट हैं वो सब पोर्ट फ्रीज नहीं होता, ठीक है ना। वहीं पर जो आगे वाले पोर्ट हैं, रशिया के पोर्ट, वो सब जम जाते हैं ठंड के कारण। ये गल्फ स्ट्रीम है जो कि एक गर्म पानी का करंट है, ऊपर से आ रहा है लेब्राडोर, ये दोनों मिलता है यहाँ पे और यहाँ पर एक फिशिंग ग्राउंड का निर्माण करता है। वैसे ही फॉकलैंड करंट एक कोल्ड करंट है, ब्राज़ीलियन करंट एक वार्म करंट है, यहाँ पर आकर मिलता है और अर्जेंटीना का एक शहर है ब्लांका करके, वहाँ पर एक बड़ा फिशिंग जोन का निर्माण करता है, ठीक है ना। तो ये हो गए हमारे इम्पोर्टेंट करंट। गायर क्या होता है? गायर एक वाटर बॉडी होती है जिसके चारों तरफ ओशियन करंट चक्कर लगा रहे होते हैं और ये पानी स्थिर होता है। क्या होता है? ये पानी में कोई मूवमेंट नहीं होता, बेचारा ऐसे ही बैठा रहता है और इसके चारों तरफ चक्कर मार रहे होते हैं बाकी करंट, ठीक है। ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट जो कि एक कोल्ड करंट है। कुरोशियो और ओएशियो ये दोनों जब मिलता है तो जापान के पास फिशिंग जोन का निर्माण होता है। क्या होता है? देखो, ओएशियो करंट है कोल्ड करंट और जो कुरोशियो है वो है हॉट करंट, ठीक है ना। कुरोशियो है हॉट करंट और ओएशियो है कोल्ड करंट। और कोई बच गया जी? ये तो अलास्कन करंट हैं ही, ऊपर में नॉर्थ पैसिफिक हो गया। कैलिफोर्निया करंट मैंने बताया अभी, जो कैलिफोर्निया करंट है वो कोल्ड करंट है, जो यहाँ पर का जो मोआवे डिज़र्ट है और जो सोनोरन डिज़र्ट है उसमें डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, उसको और सूखा बना देता है, उसकी ह्यूमिडिटी और कम कर देता है। ये पेरुवियन करंट है, ये भी कोल्ड करंट है। ये पेरुवियन करंट अटकामा डिज़र्ट को और सूखा बना देता है, अटकामा डिज़र्ट में जो ह्यूमिडिटी है वो और कम कर देता है, ठीक है। तो सारे हो गए, हाँ सारे करीब करीब हो गए। बाकी सब माइनर करंट हैं। ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट इधर वार्म है, ऊपर में ग्रीनलैंड करंट है वो कोल्ड है, जो ऊपर में चलता रहता है अपना, उतना कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, ठीक है। तो ये आपके सारे मेन करंट हो गए। हम आते हैं तुरंत स्पेसिफिकली देखते हैं अलग अलग करंट को हम लोग अलग अलग स्लाइड में, बस देख लो कि कोई बचा तो नहीं है, सारा हो गया, ठीक है। सोमाली, अगुलास, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन, वेनेजुएला, फॉकलैंड, ब्राज़ील, पेरू, नॉर्थ इक्वेटोरियल, साउथ इक्वेटोरियल, कैनरी, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, लेब्राडोर, नॉर्वेजियन करंट ऊपर जा रहा है हॉट वाला, ठीक है, सारा हो गया। चलो अब करते क्या है हम लोग कि जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है उसको देखते हैं। ये अटलांटिक ओशियन है, इसके नॉर्थ में ये सब ओशन करंट चल रहा है, ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसके बारे में। चलो, न्यू फाउंडलैंड जो है वहाँ पर गल्फ स्ट्रीम में मिलता है आपके लेब्राडोर करंट से। गल्फ स्ट्रीम हॉट है और जो लेब्राडोर है वो कोल्ड करंट है। जब दोनों मिलता है तो यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता है जो फाइटोप्लैंक्टन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। यहाँ पर जो फाइटोप्लैंक्टन हैं वो बनते हैं और फाइटोप्लैंक्टन मछलियों का आहार होता है। इसी कारण से यहाँ पर मछली खूब सारी पाई जाती है और ये एक फिशिंग जोन के रूप में उभर करके आता है। ये है न्यू फाउंडलैंड, दिख रहा है आपको। यहाँ पर ग्रांड बैंक जो है ना वो एक फिशिंग जोन बन के निकलता है, ठीक है। हाँ, ये सब हो गया, फिशिंग ग्राउंड है ये। अच्छा, जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलेगा, जहाँ पर कोल्ड करंट और वार्म करंट मिलेगा वहाँ पर का पूरा एरिया धुंधला होगा, फॉगी होगा, वहाँ पर फॉग बना रहेगा। और चूंकि पूरा एरिया धुंधला होता है तो ट्रैफिक में, मतलब कि जहाज चलाने में वहाँ पर समस्या होती है, ठीक है। अब आ जाओ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के बारे में। ये दिख रहे हो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये दिख रहा है वाला, ये वाला ड्रिफ्ट। इसके बारे में मैंने बता ही दिया आपको कि जो वेस्टर्न यूरोपियन के पोर्ट हैं, जो पोर्ट आपके वेस्ट यूरोप में हैं
उनको गर्म रखता है, उसको सर्दियों में जमने नहीं देता। जैसे कि आपका जो पोर्ट है नॉर्वे का, ठीक है ना, ये ऑपरेट करता रहता है ठंड में भी, मगर रशिया का जो पोर्ट है वो ठंड में जम जाता है। कारण क्या है? यही वाला जो ड्रिफ्ट है ना, वो गर्म पानी लेकर के आता है और उसको जमने नहीं देता, उसको गर्म रखता है। वैसे ही जो आपका कैनरी करंट है, कैनरी करंट कोल्ड करंट है, जो यहाँ पर डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है ऊपर में, ठीक है ना। कैनरी करंट देख रहे हो यहाँ पर, ये कैनरी करंट है ऊपर में, ये वाला जो यहाँ पर सहारा है ना, उसको डिसिकेटिंग इफेक्ट पैदा करता है, वहाँ पर जो आर्द्रता है वो कम करता है। कोल्ड करंट है, कैनरी आइलैंड से पास करता है, डिसिफेक्टिंग इफेक्ट टू सहारा डिजर्ट। सारगासो सी, सारगासो सी जो है वो ऊपर में अटलांटिक सी का जो नॉर्दर्न पार्ट है जो पढ़ रहे हैं हम लोग, वहाँ पर है, और ये एक गायर है। गायर का मतलब होता है कि ओशियन का वाटर बॉडी जो स्थिर पड़ा रहे और उसके चारों तरफ से जो ओशियन करंट हैं वो फ्लो कर रहे हो। जैसे कि ये आपका गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्दर्न अटलांटिक हो गया, फिर आपका इधर से नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट हो गया। ये सारे जो होते हैं वो वाटर को मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर मोशन में यहाँ पर, और बीच का पानी फंसा हुआ होता है। यहीं पर हमको एक अलग तरह की जो घास है सारगासो, वो दिखाई देती है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में, जहाज चलने में अवरोध पैदा करता है। ये जो पूरा जोन है वो हाई प्रेशर का जोन है। क्या है सर? ये पूरा का पूरा जोन हाई प्रेशर जोन है। अब मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। क्या आएगा? वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर इनस्टेबिलिटी आएगी। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर रेनफॉल होगा, ठीक है ना। और हाई प्रेशर में क्या होता है? यहाँ पर बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होती। इसी कारण से जो सारगासो सी है, हाई प्रेशर जोन है, बारिश नहीं होती, तो यहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होती है। सारगासम जो सीवीड है वो अवरोध पैदा करता है जहाज़ों के चलने में। यहाँ पर चूंकि कोई पानी बाहर से आ नहीं रहा, यहाँ से कोई पानी बाहर जा नहीं रहा, तो यहाँ पर न्यूट्रिएंट का अभाव होता है। चूंकि न्यूट्रिएंट का अभाव है तो हमको यहाँ पर डाइवर्सिटी उतनी खास दिखती नहीं है। पुअर मैरीन लाइफ वी कैन फाउंड हेयर, ठीक है। चले, ये जो गायर है किससे किससे बनता है? नॉर्दर्न इक्वेटोरियल करंट, गल्फ स्ट्रीम, और बगल में दाएं तरफ कैनरी करंट, ठीक है। अब आ जाओ साउथ अटलांटिक में। साउथ अटलांटिक में आपका एक तो हो गया ब्राज़ीलियन करंट, इधर हो गया वेनेजुएला, ये हो गया फॉकलैंड करंट। तीन मेन करंट है, ब्राज़ीलियन, फॉकलैंड और वेनेजुएला। जो बहिया ब्लैंका है वो एक फिशिंग ग्राउंड है, ये दिख रहा है ना आपको, यहीं पे है। बहिया ब्लैंका जो है वो फिशिंग ग्राउंड है, जो फॉकलैंड और ब्राज़ील करंट के मिलने से बनता है। ब्राज़ील करंट हॉट करंट है, फॉकलैंड करंट कोल्ड करंट है, और यहीं पर जो बहिया ब्लैंका है वो एक फिशिंग ग्राउंड के रूप में डेवलप होता है, ठीक है। अब आ जाओ वेनेजुएला। वेनेजुएला करंट ये है, क्या है? जो वेनेजुएला करंट है वो ये है, यहाँ पर एक जो आपका डेजर्ट है उसको और सुखाता है, मतलब वहाँ पर और ह्यूमिडिटी कम करता है। वेनेजुएला करंट क्या है? ये कोल्ड करंट है क्योंकि ये पोल की तरफ से आ रहा होता है। नामीब डिजर्ट, नामीबिया दिख रहा है आपको, नामीब डिजर्ट, यहाँ पर आपको जो डिजर्ट को और सूखा बनाता है। अब हम आते हैं पैसिफिक ओशियन का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पर एक है कामचटका, ऊपर से आ रहा होता है, ये क्या बोलते हैं, दो करंट है, एक है कुरोशियो और ऊपर से आ रहा होता है ओएशियो। ओएशियो होता है जो कोल्ड करंट है, कुरोशियो है जो हॉट करंट है। कैलिफोर्निया ये मिल गया आपके दाईं तरफ, नॉर्थ इक्वेटोरियल, और बीच में क्या बन जाता है? एक बड़ा सा गायर। ये है नॉर्थ पैसिफिक के करंट। यहाँ पर आपका जो कैलिफोर्निया करंट है वो सोनोरन डिजर्ट को, किसको? सोनोरन डिजर्ट को, सोनोरन डिजर्ट और मोआवे डिजर्ट, इसको डिसिकेटिंग इफेक्ट देता है, उसको उसकी आर्द्रता और कम करता है। कौन सा? यहाँ पर जो चल रहा है ना कैलिफोर्निया करंट, जो कि एक कोल्ड करंट है वो। बस करंट का नाम याद रखो और बगल में कौन सा मरुस्थल है। अच्छा, सवाल यूपीएससी घुमा कर पूछता है इस तरह से
कि बहुत सारे जो मरुस्थल हैं वो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर हैं। क्या कारण है? तो कॉन्टिनेंट के मार्जिन पर जो डिज़र्ट हैं उनके बगल से कोल्ड करंट पास कर जा रहा है, ठंडा कर दे रहा है ह्यूमिडिटी वहाँ पर और कम कर देता है। इसी कारण से वो डिज़र्ट बने हैं और भी फैल रहे हैं। ठीक है, कोल्ड है, कैलिफोर्नियन है, चिलिंग इफेक्ट ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ड्राइंग इफेक्ट ऑफ मोजावे डिजर्ट, सॉर्दर्न डिजर्ट, ऐसा बता दिया है। ठीक है, अब देखो जो कुरोशियो है, ओएशियो है, जब मिलता है तो यहाँ पर रिच फिशिंग ग्राउंड, फॉगी एरिया सब पढ़ाया हुआ है। बस वही बातें बार बार फोटो के साथ आ रही हैं। आपको नया नया चीज़ कुछ मिलेगा नहीं, बस रिवाइज होता रहेगा कि चीज़ें क्या हैं। आपको जो पढ़ाना था वो मैंने पढ़ा दिया है। यहाँ पे जो साउथ पैसिफिक ओशियन है उसका करंट देखो, अब ऑस्ट्रेलियन करंट है, नीचे कुछ खास है नहीं, बस एक पेरुवियन करंट है जो खास है। जो पेरुवियन करंट है उसके बारे में देखिए। पेरुवियन करंट के कारण यहाँ पर हमको अपवेलिंग दिखाई देती है। क्या होता है? अपवेलिंग दिखाई देती है, और यही हमारा अगला टॉपिक है। देखो नीचे का जो कोल्ड वाटर है, क्या होता है? नीचे का जो कोल्ड वाटर है भारी है, इसीलिए नीचे है ना, और ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है, मिनरल से भरा हुआ है। ये पानी जब ऊपर की ओर आता है, तो इसको हम लोग अपवेलिंग कहते हैं। और ये अपवेलिंग के कारण ये न्यूट्रिएंट से भरा हुआ, पोषक तत्व से भरा हुआ पानी ऊपर आता है, और ऊपर में मछली खूब सारा हो जाता है। इसी कारण से समझ गए, ऊपर में मछली खूब सारा हो जाता है, और पेरू का जो फिशिंग इंडस्ट्री है खूब डेवलप होता है, इतना मछली कि वहाँ का प्राइस क्रैश कर जाता है। समझ गए? तो ये इसको हम कहते हैं अपवेलिंग। ठीक है, पेरू को जो करंट है उसको हम हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, और ये अटाकामा डिजर्ट को और सूखा बनाता है। अपवेलिंग तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको। तो ये जो हमारे करंट हैं इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। जो वेव्स हैं वो पढ़ा दिया, करंट को पढ़ा दिया, जो अपवेलिंग होता है वो पढ़ा दिया। डाउनवेलिंग क्या होती है? डाउनवेलिंग में जो आपका ओशियन वाटर है वो नीचे की ओर जाता है, और नीचे की ओर जाकर के फिर आगे की ओर फ्लो होता है, इसको हम लोग डाउनवेलिंग कहते हैं। जो टाइड बच गया है, टाइड को हम लोग पढ़ा देंगे आपको एमसीक्यूज के जरिए। निप टाइड क्या होता है, स्प्रिंग टाइड, दोनों के दोनों हाई टाइड ही होते हैं। ठीक है ना, बस चंद्रमा का जो स्थिति है उसको देखते हुए परिवर्तन होता है, सब पढ़ा देंगे आपको। ईब क्या होता है, फ्लो वगैरह सब बच गया है, 4 टॉपिक में बचे हुए हैं, उसको हम करा देंगे आपको एमसीक्यूज के जरिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब आपको करना है केवल रिवीजन। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो सवाल है आप पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में एक डॉक का लिंक दिया हुआ है, उस डॉक में अपने क्वेश्चन डाल दीजिए। हम लोग संडे को एक लाइव क्लास लेंगे रात में 9 बजे, और आपको सारे डाउट्स वहाँ पर क्लियर कर देंगे। जो भी डाउट पूछना हो, आपको किसी भी तरह का सवाल पूछना हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, खराब लगे तो डिसलाइक। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।